ये सारे क्लिप्स देखने के बाद अब शॉक्ड हो गए होंगे, एंड यस, वी वर शॉक्ड एंड नम टू। देश के सबसे इंपॉर्टेंट मंदिरों में से एक केदारनाथ आज अपनी स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस खो रहा है और ज्यादातर लोग यहाँ सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, यूट्यूब व्लॉग्स बनाने, वायरल इंस्टाग्राम रील्स बनाने या फिर सेंसिटिव हिमालयन इकोसिस्टम में गार्बेज फैलाने। और नंबर्स देखें तो मंदिर के खुलने के 4 दिन बाद ही 26 लाख लोगों ने ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया। 1.24 लाख लोगों ने ऑफलाइन रजिस्टर किया, वहीं 1.55 लाख लोग ऑलरेडी मंदिर ट्रैवल कर चुके हैं, जो कि लास्ट ईयर से 156% का इंक्रीज है। यहां तक कि स्टेट गवर्नमेंट को क्राउड कंट्रोल करने के लिए आईटीबीपी और एनडीआरएफ की हेल्प मांगनी पड़ी। आपको तो याद ही होगा ना कि 2013 में केदारनाथ हादसे में हजारों लोगों की जान गई थी एंड ओवरऑल काफी नुकसान भी हुआ था। तो क्या हम उसे भुलाकर वही गलती दोबारा नहीं कर रहे, या फिर हमने इस एरिया की एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी के बारे में सोचना ही छोड़ दिया है? एंड आर वी टर्निंग अ ब्लाइंड आई टू दिस इशू एंड टर्निंग टुवर्ड्स एनवायरमेंटल डिजास्टर? तो क्या लोगों को केदारनाथ और ऐसे सेक्रेड टेंपल्स जाने से रोक दिया जाए? क्या इसका कोई सोल्यूशन नहीं है? ऐसे में गवर्नमेंट क्या स्टेप्स उठा सकती है? एंड एज अ जागरूक नागरिक हम क्या कर सकते हैं? व्हाट इज द रोल ऑफ द कॉमन सिटीजन? देखिए, सोल्यूशन तो है और उसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना होगा ताकि आपको इस सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो में एक अलग पर्सपेक्टिव मिले और हम मिलकर अपने सेक्रेड स्पिरिचुअल प्लेसेस और सेंसिटिव इकोलॉजी को सेव कर पाए। सबसे पहले केदारनाथ टेंपल की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। केदारनाथ भगवान शिव को समर्पित है और ये छोटा 4 धाम यात्रा का पार्ट है दैट इंक्लूड्स यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ एंड केदारनाथ। ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है जिन्हें शिव के सबसे पवित्र स्थानों में गिना जाता है, जिसका मतलब होता है कि यहाँ शिव एक लिंगम के रूप में रहते हैं। इस टेंपल के आर्किटेक्चर की बात करें तो आज की मॉडर्न बिल्डिंग्स भी इसके सामने फेल हो जाएंगी। ये एक स्टोन कार्व्ड मंदिर है जिसे बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया है बिना किसी सीमेंट या मेटल का यूज किए। विद द पिरामिड शेप्ड रूफ ये शोकेस करता है इंडियन आर्ट एंड कल्चर की रिच हेरिटेज को। ऐसी मान्यता है कि जो भी लोग केदारनाथ धाम को विजिट करते हैं उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, इस संसार से मोक्ष यानी लिबरेशन मिलता है और उन्हें ज्ञान यानी एनलाइटनमेंट मिलती है। तो अब बात करें प्रेजेंट सिचुएशन की, तो मई जून का टाइम पीक सीजन होता है लोगों के ट्रैवल करने का, क्योंकि 9-10 मई के अराउंड केदारनाथ टेंपल ओपन हो जाता है। साथ ही इसी बीच नॉर्दर्न इंडिया में गर्मी काफी ज्यादा हो जाती है, तो लोग ठंडी और काम जगह जाना प्रेफर करते हैं। और रही सही कसर स्कूल की समर वेकेशंस पूरी कर देती है और लोग एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए केदारनाथ ट्रैवल करते हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, रियल ट्रबल तो यहाँ से शुरू होता है। एकदम से इतने सारे लोगों के यहाँ पहुंचने से लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, अकोमोडेशंस, रोड्स, वेस्ट मैनेजमेंट और इमरजेंसी सर्विसेज पर स्ट्रेन पड़ता है। वैसे तो लोग यहाँ स्पिरिचुअलिटी एक्सपीरियंस करने आते हैं, बट ऑन द अदर हैंड कुछ लोग यहाँ अपनी फन एक्टिविटीज के लिए आते हैं, जैसे व्लॉग्स बनाने, सेल्फीज लेने और यहाँ तक कि अपने पार्टनर्स को प्रपोज करने। और इसी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन को मंदिर के 50 मीटर के रेडियस में मोबाइल फोन्स और कैमरास पर बैन लगाना पड़ा, as these people were hurting the sanctity of the temple and the devotees। और बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। विद रिकॉर्ड नंबर ऑफ टूरिस्ट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये एरिया कोई प्लेन एरिया में लोकेटेड नहीं है, बल्कि सेंसिटिव हिमालयन रीजन में लोकेटेड है, जो इतनी फुटफॉल से डिस्टर्ब हो सकता है एंड कैन प्रोबेबली लीड टू अनदर ट्रेजेडी। और इन सब चीजों का इस रीजन पर क्या इंपैक्ट हो सकता है, आइए जानते हैं। एनवायरमेंटल इंपैक्ट। ये रीजन 2013 के फ्लड्स के बाद आज भी रिकवर हो रहा है और ऐसे हाई टूरिस्ट फुटफॉल की वजह से ये काफी एनवायरमेंटल चैलेंजेस फेस कर रहा है, जैसे सॉइल इरोजन, पोल्यूशन और वेस्ट मैनेजमेंट। हेमंत ध्यानी, जो कि एक एनवायरमेंटलिस्ट है, उनका कहना है कि इस रीजन को सस्टेनेबल एंड डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल ऑफ टूरिज्म की सख्त जरूरत है, जो कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से डेवलप्ड हो विद कीपिंग फ्रेजिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम इन माइंड। इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेन। 2013 के ट्रेजेडी के बाद लगातार टूरिस्ट का इनफ्लो बढ़ रहा है और हर साल ये सर्ज बियॉन्ड कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज होता है। प्रेजेंट कंडीशन में ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्ट्रेस डेवलप करता है, which leads to overcrowding, traffic congestion and inadequate waste disposal। And keeping this in mind, 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट पैनल बनाया which suggested that the authorities should limit the pilgrims who are visiting the 4 shrines. No more than 5,000 people should be allowed per day in Kedarnath, 6,000 in Badrinath, 3,500 in Yamunotri and around 4,000 in Gangotri। Lack of civic sense amongst tourists। Unfortunately, ज्यादातर लोग बेसिक सिविक सेंस लैक करते हैं, फिर चाहे कहीं पे भी कूड़ा फेंकना हो, टॉफी का रैपर हो या पानी की बॉटल। कूड़ा प्रॉपर डस्टबिन में डालने के बजाय रास्ते पे फेंक देना या फिर ऐसे ही ओपन साइड में ठिकाने लगाना पसंद करते हैं। और लोगों के इसी डिसिप्लिन की कमी की वजह से इस पूरे इकोलॉजिकल रीजन और यहाँ की लोकल कम्युनिटीज में काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है।
देखिए, हम किसी को डिफेम नहीं करना चाहते और ना ही हम आपको ऐसे स्पिरिचुअल प्लेसेस में जाने से रोक रहे हैं। भारत एक आजाद देश है और हर किसी को देश के किसी पार्ट में भी जाने की फ्रीडम है। बट ये हमारा एक छोटा सा इनिशिएटिव है कि कैसे हम अपने इंपॉर्टेंट रिलीजियस और स्पिरिचुअल टेम्पल्स की सैंक्टिटी बनाए रखें और साथ ही सेंसिटिव इकोलॉजी का भी ध्यान रखें। तो फिर ऐसा कोई सोल्यूशन है कि पिलग्रिम्स भी वहां जाएं और इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी भी बनी रहे? हमारी रिसर्च के अकॉर्डिंग कुछ सोल्यूशंस ये रहे। रेगुलेटिंग टूरिस्ट नंबर्स। हैवी इन्फ्लक्स ऑफ टूरिस्ट को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को पॉलिसी मेजर्स लेने चाहिए टू लिमिट द नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे, जहां डिजिटल टूल्स और एआई का यूज करके एक सिस्टम बनाया जा सकता है जिससे लोगों को रियल टाइम में पता चल जाएगा कि उनको मंदिर में दर्शन कब होंगे, तो फिर वो उस अकॉर्डिंग केदारनाथ जा पाएंगे। इससे गवर्नमेंट के पास मॉनिटरिंग का रियल टाइम मैप पे डेटा रहेगा कि कितने लोग मंदिर और उसके आसपास के एरियाज में हैं। इंप्लीमेंटिंग पीपीपी मॉडल्स। पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ऐसे ही कुछ मॉडल का इंप्लीमेंटेशन करना जहां गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों की एक्सपर्टीज काम आए। इनफैक्ट इसके कुछ सक्सेसफुल एग्जांपल्स भी हैं, जैसे ताजमहल, हुमायूं टूम, महाबोधि टेंपल कॉम्प्लेक्स इन बिहार एंड द ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी इन कर्नाटका। दरअसल इन मॉन्यूमेंट्स और टेंपल्स को बेटर एफिशिएंसी के लिए जॉइंटली एडमिनिस्टर किया जाता है। एंड द बेस्ट एग्जांपल इज द श्री धर्मस्थल मंजुनाथेश्वर धर्मोत्थान ट्रस्ट SDMDT in Karnataka, which is known for their smooth and streamlined management. दिल्ली की एम्स की बात करें तो वहां अपॉइंटमेंट लेने के लिए महीनों तक लाइन में लगना पड़ता था और अपॉइंटमेंट लेने के लिए एक डेस्क से दूसरे डेस्क। लेकिन गवर्नमेंट एंड टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के एक साथ आने से पेशेंट ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ी है और इस कोलैबोरेशन से पेशेंट मैनेजमेंट स्ट्रीमलाइन हुआ है। एंड दिस इज ऑल्सो इम्प्रूव्ड द हेल्थ केयर एक्सपीरियंस फॉर मिलियंस। यहाँ बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स यानी गवर्नमेंट का विजन और प्राइवेट सेक्टर का इनोवेशन चाहिए, लीडिंग टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनरिच्ड कम्युनिटी एक्सपीरियंसेस। और इसे केदारनाथ में रेप्लिकेट करने से वहां का मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर काफी सुधर सकता है। और आखिर में बात करें तो हमारी यानी हम टूरिस्ट की, जो वहां जाते हैं और उस एरिया को गंदा करते हैं विद आवर लैक ऑफ सैनिटेशन एंड हाइजीन। एंड सैडली ये हमारे इतना पढ़ने लिखने के बाद भी होता है। And this behavior leads to very decisive repercussions on the local community. तो सबसे पहले हमें एक responsible tourist बनना पड़ेगा by carrying reusable items, proper waste disposal, following local regulations and respecting the environment. तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ solutions. तो क्या आपके पास कोई out of the box solutions है to save केदारनाथ? हमें कमेंट्स में बताइए और ऐसे ही रियल वर्ल्ड केस स्टडीज देखने के लिए फॉलो कीजिए ब्राइट विंग को। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, इस पे कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है सुधांशु। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हम मिलेंगे अगले वीडियो।